नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ इतनी लंबी छुट्टियों के बाद आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास में लेकर, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए पिछले छूटे हुए वो सभी सवाल जो इन छुट्टियों के दौरान और हमारी तबीयत खराब होने के दौरान छूट गए थे। तो इन सभी सवालों को हम आज कवर करेंगे और आपके लिए मैंने आज 15 क्वेश्चन रखे हैं और इन 15 क्वेश्चन को हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से या करंट अफेयर पूरा करने की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, कामयाबी उसी को मिलती है जिसकी नजर हमेशा मंजिल पर होती है, राह में आने वाले शोर सिर्फ इम्तिहान होते हैं। दोस्तों, जितनी भी हमारी कामयाबी के दौरान हमारी मुश्किलें इस रास्ते में बढ़ने वाली हैं, वो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने के लिए है, हमें और तैयार करने के लिए है अपने लक्ष्य की ओर कि हम कितना दृढ़ हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो दोस्तों, उन सब से नहीं घबराना है और लगातार बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की ओर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश से में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? दोस्तों, अभी भारत ने क्या किया है, एक देश में जो उनका मिशन है उसको पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद से भारत ने वहां पर उसको सरकार के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। और ये कैसे प्रतीत होता है? तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री और विदेश मंत्री जिनका नाम है अमीर खान मुताकी। क्या नाम है इनका? तो अमीर खान मुताकी। अब ये भारत की यात्रा पर थे। कहां पर थे? तो भारत की यात्रा पर। और इस दौरान ये कहां पर गए? तो देवबंद देवबंद जो हमारे सहारनपुर में है, सहारनपुर, यहाँ पर एक मदरसा है दाउल उलूम देवबंद। तो वहां की इन्होंने यात्रा भी की, आपने देखा भी होगा। तो अब जब ये यहाँ की यात्रा पर आए हैं तो भारत और इनके बीच में कई समझौते हुए हैं। और इसी बीच भारत ने क्या कहा है कि भारत का जो वहां पर अस्थायी दूतावास है उसको हम क्या करेंगे, पूर्ण स्थापना कर देंगे। ठीक है, तो काबुल में जो हमारा अपने मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा हम दे देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी एम्बेसी है काबुल में, इसको हम पूर्ण दूतावास का दर्जा दे देंगे। एक बार अफगानिस्तान मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। कहां पर है? तो भारत तो वहीं पर है जहां पर होना चाहिए। ये रहा प्यारा भारत। भारत से हम अपने पड़ोस की ओर चलते पश्चिम में तो पाकिस्तान पड़ता है, नल्ला का पड़ोसी है अफगानिस्तान। ठीक है, ये कभी पूरा भारत हुआ करता था, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ चुका है। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी काबुल है, काबुल यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर शासन किसका है? तो यहाँ पर शासन है तालिबान का, तालिबान का शासन है। अब भारत के लिए ये अफगानिस्तान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत को जो ये मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ तक व्यापार करने के लिए एक रास्ते की जरूरत है। और रास्ता कहाँ से होकर जाता है? तो पाकिस्तान से होकर जाता है, लेकिन पाकिस्तान इसको जाने नहीं देगा। तो भारत ने क्या किया? भारत ने समुद्री मार्ग से भारत को जोड़ा। यहाँ पर ईरान में एक बंदरगाह है, बंदरगाह जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह। और यहाँ से रेल और ट्रेन के माध्यम से भारत कहाँ से जुड़ेगा? तो अफगानिस्तान से जुड़ेगा। अफगानिस्तान में भारत ने यहाँ से लेकर एक यहाँ पर हाईवे है, गारलैंड हाईवे, गारलैंड हाईवे, यहाँ तक बीच में एक सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क का नाम है डेलाराम जरांज राजमार्ग। तो इस सड़क का निर्माण किया है, किसने किया है? भारत ने किया। भारत ने कुछ और निर्माण भी किए हैं, जैसे यहाँ की संसद को किसने बनाया? तो भारत ने बनाया।
यहाँ पर सलमा डैम किसने बनाया? सलमा बांध भारत ने बनाया। और सहतूत बांध, तो सहतूत बांध भी किसने बनाया? तो भारत ने बनाया। तो भारत ने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, इसके लिए भारत का अफगानिस्तान में बना रहना जरूरी भी है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भारत का बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में WHO ने भारत में निर्मित किन 3 कफ सिरप यानी खांसी की दवाइयों को के बारे में वैश्विक चेतावनी जारी की है? अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक जगह है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा कहाँ पर पड़ती है? MP यानी मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कफ सिरप पीने से लगभग 24 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो कितने की? तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत हो गई। अब इन मौत के बाद जब हमने जांच की तो हमने पाया कि कुछ कफ सिरप जिसमें कार्लिफ, रेस्पिरेटरी और रिलाइफ, ये 3 कफ सिरप थे जिनमें कुछ औद्योगिक रसायन की मात्रा मिली हुई थी, यानी उस रसायन की मात्रा मिली हुई थी जो हम औद्योगिक गतिविधियों में यूज करते हैं, यानी अपनी इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं वो पाया गया। और वो क्या था? उस रसायन का नाम था डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक रसायन इसमें पाया गया। रसायन, और इसकी मात्रा भी कितनी थी? 48% मात्रा इसकी पाई गई, जो किसके लिए हानिकारक है? जो मानव के लिए हानिकारक है। मानव के लिए क्या है? हानिकारक। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में, इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी मात्रा कहाँ पर देखने को मिली है? तो इसकी मात्रा इसमें कफ सिरप में देखने को मिली है। और इसके बाद क्या किया है? तो WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो टेड्रोस एडेनॉन है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसको वैश्विक चेतावनी इसके लिए जारी कर दी है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के किस कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है? अभी क्या हुआ है, भारत को 2026 से 28 के बीच जो हमारा UNHRC है, जो क्या है? UN की एक अंतर सरकारी संगठन है, इसका कार्य निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, निर्विरोध कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारत का यह कौन सा कार्यकाल है? यह 7वां कार्यकाल है। ठीक है, यानी भारत इसमें कितने 6 बार पहले इससे चुना जा चुका है, यानी अब इस बार कौन सा नंबर है? 7वां इसका नंबर है भारत का चुना जाने का। अगर बात करें UNHRC में, इसमें सदस्य होते हैं 47 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक सदस्य एक बार में 3 साल का कार्यकाल पूरा करता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, और एक बार में 2 कार्यकाल से अधिक कोई नहीं चुना जा सकता। भारत इस बार 7वीं बार इसका सदस्य बन रहा है। और ये जो UNHRC है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में हुई। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो जनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसका मुख्यालय है। किसकी संस्था है? तो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, अंतर सरकारी संगठन है, जो मानवाधिकारों के क्या करता है? संरक्षण और संवर्धन करता है, कि किसी देश में मानव अधिकारों का
उल्लंघन तो नहीं हो रहा, वो कार्य देखने का किसको अधिकार है, तो इसको अधिकार है। भारत 7वीं बार इसमें चुना गया है, यानी 6 बार इससे पहले भारत अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसको जारी करता कौन है? तो इसको जारी करने वाली संस्थाएं, तो ये 2 संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। एक संस्था है कंसर्न वर्ल्डवाइड संस्था है, जो कहाँ की है? आयरलैंड की संस्था है, ठीक है, आयरलैंड की संस्था है। प्लस एक संस्था जर्मनी की है जिसका नाम है वेल्थ हंगर हिल्स, ये कहाँ की संस्था है? तो ये जर्मनी की संस्था है। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर ये इंडेक्स यानी सूचकांक निकाला जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भारत जो है अभी वर्तमान में 102वें स्थान पर है और इसका स्कोर कितना रहा है? इस बार भारत का स्कोर 18.3 रहा है। कितना स्कोर रहा है? तो भारत का स्कोर जो इस बार कितना रहा है? 18.3 रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 102वां स्थान भारत ने हासिल किया है। अब ये भारत ने पिछली बार से इसमें सुधार किया है। तो भारत की पिछली रैंक कितनी थी? पिछली रैंक भारत की 105 थी, ठीक है, 105 थी। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत ने सुधार किया है, लेकिन अगर हम पूरी बात करें तो 105वीं रैंक किसमें से थी? 127 देशों में से थी। अब जो भारत की 102वीं रैंक आई है, 102वीं रैंक आई है, वो 123 देशों में से आई है। यानी पहले 105वीं रैंक थी, वो 127 देश इसमें शामिल हुए थे। अभी 123 देशों को शामिल किया गया है और भारत की रैंक 2 आई है। अगर बात करूं इसमें आधार क्या क्या लिए जाते हैं? इस इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किन आधारों पर हम इसका क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो एक तो अल्प पोषण, यानी अगर पोषण पूरा नहीं मिल रहा तो एक आधार होगा। बाल मृत्यु दर यानी बच्चों की कितनी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो भी एक इसमें आधार है। बाल दुर्बलता, और जो बच्चे जीवित हैं वो कितने दुर्बल हैं, ठीक है। तो ये आधार, और एक चौथा आधार है इसका बोनापन। बोनापन कब होता है? जब आपको सही से पोषण नहीं मिल पाता तो तब बोनापन हो जाता है। तो ये 4 इसके मुख्य आधार हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप ये देख लिए हैं तो कुछ रैंक भी देख लेते हैं भारत की, जो हाल ही में कुछ रैंक रही, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप मेरे साथ साथ लिखेंगे किसमें है, तो 99वीं रैंक भारत की किसमें है? 115 किसमें है? 115 रैंक किसमें है? 118 रैंक किसमें है? 151 रैंक, और 38, 41, 131, 130, और कौन सी बची? तो 96, और वही रही हमारी 71 और 85। तो ये कुछ रैंक है जो हाल ही में भारत ने दर्ज की। तो अब हम इनको लिखेंगे कौन कौन सी रैंक कहाँ पर रही। तो 99वीं रैंक हमारी किसमें है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारी 99 रैंक रही है। 115 रैंक हम शांति सूचकांक में 115वीं रैंक पर है, ठीक है। शांति सूचकांक में हमारी रैंक क्या है? 115 है। बात करें 118, तो हम जब शांति रहेंगे तो क्या रहेंगे? खुशहाल रहेंगे। तो खुशहाली में हमारी 118वीं है। प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? तो 151 है। 38वीं रैंक हमारी किसमें है? तो 38वीं रैंक हमारी प्रतिस्पर्धा में, सॉरी नवाचार में हमारी 38वीं रैंक है। वहीं प्रतिस्पर्धा सूचकांक में
प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हमारी रैंक रही 41। वहीं बात करें 131, तो हम ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में हम 131 स्थान पर रहे। 130 यानी 130 हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थे। 96 भ्रष्टाचार में हम 96 थे। 71 हेनले पासपोर्ट में 85 थे। हेनले पासपोर्ट में हम 85 थे। 71 किस में थे? तो 71 थे हम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसमें हम कितने पर थे? 71 रैंक पर थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रैंक जो 2025 में हमारी रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 2025 का एबल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को मिला है? तो आज हम बात करेंगे एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार जिसे हम गणित का नोबेल भी कहते हैं। किसका? तो गणित का नोबेल कहे जाने वाले नोबेल पुरस्कार भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो गणित का नोबेल कौन सा कहलाता है? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? तो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? कुछ पैसे मिलेंगे। तो धनराशि इसमें कितनी मिलती है? तो धनराशि इसमें मिलती है, धनराशि 7.5 मिलियन क्रोन। क्रोन क्या है? नॉर्वे की और स्वीडन दोनों देशों की मुद्रा क्या है? क्रोन है। तो इतने नॉर्वेन क्रोन इनको दिए जाते हैं। ठीक है, नॉर्वे के जो क्रोन है इनको मिलते हैं। अब 2025 का ये किसे मिला है? तो 2025 का मिला है ये मसाकी काशीवारा को। किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा। और ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। और इन्होंने क्या किया है? बीज गणित या एलजेब्रा में योगदान के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, एलजेब्रा में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये है मसाकी जिनको ये पुरस्कार मिला है। हमारा बात करें जापान की, तो जापान किस महासागर में स्थित है? तो ये है हमारा जापान। अगर भारत से पूर्व की ओर चलें, कहाँ पर चलें? पूर्व की ओर। भारत से अगर पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ पर पड़ता है उत्तर पूर्व में जापान। जापान 4 महाद्वीपों पर स्थित है। किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके 4 द्वीप हैं। ठीक है, 4 द्वीप कौन कौन से हैं? तो इसके 4 द्वीप आप लिखेंगे होकाइडो, उसके नीचे आएगा होन्शु, फिर आएगा शिकोको और फिर क्यूशु। तो ये 4 द्वीप है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप और इसी पर इसकी राजधानी है जिसका नाम है टोक्यो। टोक्यो यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ की येन मुद्रा है। क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की जो संसद है उसको क्या कहते हैं? संसद का नाम यहाँ का डाइट है। ठीक है, यहाँ का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो कौन सा पाया जाता है? तो माउंट फ्यूजी यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर बात करूं उससे ऊपर, तो आप इससे ऊपर ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, ये कुछ आइलैंड है। और ये आइलैंड है, इनको हम क्यूरिल आइलैंड के नाम से जानते हैं या क्यूरिल द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और क्यूरिल द्वीप समूह का विवाद जो है किसके बीच है? तो जापान और रूस के बीच है। किसके बीच? तो जापान वर्सेस रूस, 2 देश हैं जिनके बीच ये विवादित क्षेत्र है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी हो गई किसकी? जापान की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 2025-26 के लिए FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो हमारी फिक्की है उसके हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं।
फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फिक्की भारतीय उद्योग एवं भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। और हाल ही में इसके क्या चुने गए हैं? तो इसके अध्यक्ष को चुना गया है। किसको? अध्यक्ष को वो चुना गया है। और जो इसके अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो उनका नाम है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका को क्या चुना गया है? इसका वर्तमान अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये आरपीजी के अध्यक्ष हैं। जो हमारा आरपीजी ग्रुप है, ग्रुप के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और अब इनको क्या बना गया है? फिक्की का अध्यक्ष इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ के 52वें सीजीआई कौन है? सीजीआई, तो हमारे यहाँ के 52वें सीजीआई कौन है? बीवीआर गवई हमारे 52वें सीजीआई बने। अगर बात करूं यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे? यानी सीईसी, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, यानी जो चुनाव कराते हैं वो बने। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। और ये किस क्रम के थे? तो उपराष्ट्रपति हमारे सीपी राधा कृष्णन, और ये 15वें क्रम के हैं। ठीक है, 15वें क्रम के। कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं। और तमिलनाडु से कौन से हैं? दूसरे हैं। तमिलनाडु से पहले कौन से थे? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है, मुख्य सचिव दिल्ली कौन चुने गए? तो मुख्य सचिव दिल्ली में कौन चुने गए? तो राजीव वर्मा जी को चुना गया। ठीक है, राजीव वर्मा जी को वर्तमान में दिल्ली का मुख्य सचिव चुना गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन बने? तो आरबीआई के गवर्नर, हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा जी हैं। कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है, आप भूल गए होंगे इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करा रहा हूँ। हमारी जो थल सेना है, सेना के उप प्रमुख यानी कौन चुने गए हैं? तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को अभी यहाँ पर चुना गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति जो अभी हुई। जैसे हमारे सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान जी हमारे क्या है? सीडीएस, इन चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। सेना का सर्वोच्च कमांड कौन सी है? तो यही है। ठीक है, ये अनंत गोयनका जी है जो इतनी कम उम्र में ही फिक्की के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हाल ही में समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ठीक है, हाल ही में जो हुआ है किसके बीच होता है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? तो समुद्र शक्ति हमारे और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच होता है? इंडोनेशिया के। तो अभी क्या हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच, भारत प्लस इंडोनेशिया दोनों के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ। इसका नाम है समुद्र शक्ति। समुद्र में जो शक्ति दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? नौसेना। तो ये कैसा है? नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, नौसेना का अभ्यास है। अगर बात करें इसकी आयोजन की, तो इसका आयोजन वर्तमान में हुआ कहाँ पर है? तो भारत के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो भारत के विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। इस बार किस क्रम का है? तो इस बार 5वां संस्करण है। इसका कौन सा संस्करण है? तो इस बार इसका 5वां संस्करण है। और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। द्विवार्षिक अभ्यास का मतलब है कि ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किए जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, अब ये शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत 2017 से हुई। और इस बार इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? भारत की ओर से INS कवरेती ने इसमें भाग लिया।
ने, ठीक है, ने भाग लिया। तो इस बार इसने यहाँ पर भाग लिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो इसके साथ ही गरुड़ शक्ति। अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो अन्य अभ्यास तो गरुड़ शक्ति भी किसके साथ होता है? तो गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, और एक अभ्यास हाल ही में अभी इन दोनों के बीच हुआ था, इंडो कॉर्पेट, IND, इंडो कॉर्पेट अभ्यास भी दोनों के बीच होता है। आपने गरुड़ और कहीं भी सुना होगा। तो भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो वरुण, गरुड़, शक्ति किसके बीच होते हैं? तो ये भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास होते हैं। ऐसे ही बात करूं मैं भारत और USA की, ठीक है, भारत और USA की। तो USA के साथ कौन कौन से अभ्यास करता है? तरकस, टाइगर ट्रम्प, मालाबार, युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये सारे अभ्यास किसके साथ होते हैं हमारे? ये सारे अभ्यास हमारे USA के साथ होते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही अभ्यास है सिम्बैक्स हम भाग करते हैं सिंगापुर के साथ। सिलिनेक्स हम श्रीलंका के साथ करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक अभ्यास है सिनबैक्स हम कंबोडिया के साथ करते हैं। तो ये तीनों मिलते जुलते अभ्यास मैंने आपको दिखा दिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। कब किया जाएगा? तो दिसंबर 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? चंडीगढ़ जो किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस बार किस क्रम का होने वाला है? तो इस बार ये इसका 11वां क्रम है। कौन से क्रम का है? तो 11वें क्रम का है। और कब से कब तक चलेगा? तो ये दिसंबर 6 से शुरू होकर और दिसंबर 9 तक चलने वाला है, ठीक है। तो 6 से 9 तक चलने वाला ये प्रोग्राम है। बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम होगी विज्ञान से समृद्धि। क्या थीम है? तो विज्ञान से समृद्धि इसकी थीम है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो हमारे जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। चंडीगढ़ में इसका आयोजन होने जा रहा है, ठीक है। अगर बात करूं पिछली बार के आयोजन की, तो पिछली बार इसका आयोजन यानी लास्ट टाइम इसका आयोजन कहां पर हुआ? पिछली बार गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। असम के गुवाहाटी में पिछली बार इसका आयोजन किया गया था। इस बार चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें इसके पहली बार आयोजन की, तो पहली बार आयोजन इसका कहां पर हुआ? तो पहली बार आयोजन इसका 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2015 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये है हमारे जितेंद्र सिंह जो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सा मानद रैंक दिया गया है? अभी क्या हुआ है, जो हमारे भाला फेंक जो एथलीट हैं, जिनका नाम क्या है? नीरज चोपड़ा। अब इनको क्या किया गया है? पहले ये सेना में सूबेदार जनरल थे। अब इनको बना दिया गया है क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल इनको बना दिया गया है। तो अब इसमें क्या बना दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल इनको बना दिया गया है।
क्योंकि जो इनकी उपाधि है उसी के तौर पर हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने टोक्यो में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय थे, इसीलिए इस दिन हमने भाला फेंक दिवस की घोषणा कर दी। नीरज चोपड़ा कौन है? तो हरियाणा के पानीपत के खंडारा गांव के जन्मे हैं। टोक्यो 2020 में, जो 2021 में कोरोना के कारण आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने रजत पदक जीता। 2023 में विश्व चैंपियनशिप बुडापेस्ट में भी एथलेटिक्स चैंपियन बने और पूर्व भारतीय सेना के सूबेदार मेजर के पद पर अभी ये कार्यरत हैं। तो सूबेदार मेजर हैं, इनको क्या बना दिया गया है, कर्नल बना दिया गया है। ठीक है। हाल ही में अक्टूबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ महिला वर्ग किसने मिला है? तो महिला वर्ग में जो हमारी स्मृति मंधाना जी है, किसको मिला है? तो महिलाओं में स्मृति मंधाना को मिला है। ठीक है। अगर बात करें पुरुषों में किसे मिला है? तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा जी को ये मिला है। ठीक है। तो दोनों में मैंने आपको लिखा दिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सा? अक्टूबर का, अक्टूबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया। तो ये हमारे अभिषेक शर्मा जी हैं और ये हमारी स्मृति मंधाना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में WDMMA 2025 वैश्विक रैंक के अनुसार भारतीय वायुसेना को किस स्थान पर रखा गया है? तो अभी इनकी एक रैंक आई है, उसमें कहा गया है भारत चीन को पीछे छोड़कर, किसको? चीन को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर आ गया है? तो विश्व में कौन से स्थान पर? तो छठे स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। 6वें स्थान की बात करें तो ये विश्व में कौन सा स्थान है? देशों में, विश्व में अगर बात करें देशों की, देशों में तीसरा स्थान है, 3rd स्थान है। अब तीसरा कैसा है? क्योंकि पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर भी यूएसए है, तीसरे पर रूस है, चौथे 5वें पर फिर से यूएसए है और फिर जाके भारत आता है 6ठे नंबर पर। 7वां नंबर किसका है? तो चीन का है। ठीक है। तो चीन को पीछे छोड़कर भारत कहां पर पहुंच गया है? अपनी वायुसेना की रैंक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। क्योंकि इनकी जो थल सेना है उनके पास भी, जो इनकी वायुसेना है वो तो है ही, उनके पास थल सेना के पास, इनकी नेवी के पास और इनकी जो अलग से नेवल फोर्स है उसके पास भी अलग अलग वायु सेनाएं हैं। तो यूएस इतनी क्या रखता है? बढ़ोतरी रखता है और सब देशों से अपनी वायुसेना के मामले में। लेकिन जैसा भारत ने अभी कहां पर दिखाया? पाकिस्तान में अपना शौर्य दिखाया, उसके चलते भारत की लोहा सभी देशों ने माना है और भारत की रैंक वर्तमान में देशों के हिसाब से देखें तो तीसरी है, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से भारत 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। तो ये भारत की एयरफोर्स जो अभी पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद दोबारा से तैयारी में है, कब मौका मिले और हाथ साफ कर लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ द्वारा ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मानेसर गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। चलिए तो ये दोनों, ये हमारी ईयू यूरोपियन यूनियन जिसके 27 सदस्य हैं, उनकी ये हेड हैं जिनका नाम है उर्सुला वेन डॉर, और ये क्या है? ईयू की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये हमारे पीएम मोदी से मिली और दोनों ने क्या किया? अभ्यास शुरू किया। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य कौन चुना गया है? तो इसका 90वां सदस्य चुना गया है टुवालू देश को इसका 90वां सदस्य चुना गया है। ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन ICA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की पुरानी जो खिलाड़ी रही हैं शांता रंगास्वामी, इनको चुना गया है। चलिए आप देखते हैं, आज ये है शांता रंगास्वामी, आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय जूनियर
पुरुष हॉकी टीम के सुल्तान जौहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। कौन सा? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, तो भारतीय हॉकी टीम रजत पदक जीत चुकी है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। कल हम बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।